नमस्कार। आज हम भारत में खाने, धर्म और पॉलिटिक्स के उलझे हुए रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। क्या हिंदू होने का मतलब सच में सिर्फ प्योर वेज होना है, या फिर हमारी थाली की कहानी कुछ और ही है? अभी हाल ही में एक फिल्म आई थी जिसका एक सीन बहुत वायरल हुआ। उसमें एक हिंदू लड़की को जबरदस्ती बीफ खिलाते हुए दिखाया गया था। बस इस एक सीन ने एक पुरानी बहस को फिर से हवा दे दी। और यहीं से वो बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या मांस खाना सच में हिंदू धर्म के खिलाफ है? क्या यही असली पहचान है? चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो अगर 100 हिंदू एक कमरे में हों तो अंदाजा लगाइए कि उनमें से कितने नॉन वेजिटेरियन होंगे। शायद दिमाग में 20 या 30 का नंबर आए, लेकिन प्यू रिसर्च सेंटर का डेटा कुछ और ही कहता है। 56%। जी हाँ, आधे से भी ज्यादा हिंदू नॉन वेजिटेरियन है। तो फिर ये आइडिया आया कहां से कि असली हिंदू तो सिर्फ शाकाहारी होता है? इसका जवाब छिपा है हजारों साल पुराने ग्रंथों और हमारे अपने इतिहास में। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि आज जो हम मानते हैं और जो ऐतिहासिक सच है उसमें कितना फर्क है। देखिए, शाकाहार के सपोर्ट में अक्सर महाभारत के अनुशासन पर्व का ये श्लोक सुनाया जाता है। इसमें भीष्म कहते हैं कि जो मांस से दूर रहता है उसे स्वर्ग मिलता है, मतलब अहिंसा ही परम धर्म है। पर मजे की बात यह है कि वही भीष्म उसी बातचीत में मनु का जिक्र करते हुए एक और बात कहते हैं। वो कहते हैं कि वैदिक नियमों और मंत्रों से पवित्र किया गया मांस शुद्ध होता है। मतलब एक ही बातचीत में कहानी के दोनों पहलू मौजूद हैं। और ये सिर्फ ग्रंथों तक की बात नहीं है। महाभारत में पांडवों ने जंगल में 1 साल से ज्यादा हिरण का मांस खाया। वाल्मीकि रामायण में जिक्र है कि राम और लक्ष्मण ने शिकार किया था। यहां तक कि सीता ने गंगा नदी को मांस और मदिरा चढ़ाने की मन्नत मांगी थी। और आज भी कामाख्या से लेकर कालीघाट तक देश के कई बड़े मंदिरों में देवताओं को मांस का भोग चढ़ाया जाता है। तो सवाल यह है कि अगर इतिहास इतना अलग है तो फिर शाकाहार हिंदू पहचान से इतनी मजबूती से जुड़ कैसे गया? चलिए पता लगाते हैं कि ये बड़ा बदलाव कब, कैसे और क्यों हुआ। इसकी कहानी शुरू होती है करीब 5वीं सदी ईसा पूर्व से। जब जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव बढ़ रहा था तो उसका मुकाबला करने के लिए कई उच्च जाति के हिंदुओं, खासकर ब्राह्मणों और व्यापारियों ने शाकाहार अपना लिया। धीरे धीरे ये पवित्रता, ऊंचे नैतिक दर्जे और एक तरह से आर्थिक स्टेटस का सिंबल बन गया। और बस यहीं से खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं रहा, वो समाज में ऊंच नीच और जाति व्यवस्था से जुड़ गया। ये सिर्फ खाने की पसंद नहीं, बल्कि एक बंटवारे का तरीका बन गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस बात को बहुत साफ साफ समझाया था। उन्होंने लिखा था कि खाने पीने की पाबंदियों ने 2 लाइनें खींची और बीफ खाने और ना खाने के बीच की जो लाइन थी उसी ने अछूतों को बाकी समाज से अलग थलग कर दिया। और ये सिर्फ कोई थियरी नहीं है, ये आज भी हमें आंकड़ों में साफ साफ दिखता है। सरकारी सर्वे बताते हैं कि जनरल कैटेगरी के मुकाबले एससी, एसटी और ओबीसी समुदायों में नॉन वेजिटेरियन लोगों का प्रतिशत कहीं ज्यादा है। वो लाइन जिसकी बात डॉक्टर अंबेडकर ने की थी, आज भी इन नंबरों में जिंदा है। अब इस पूरे इतिहास और समाज के ताने बाने को सीधे आज की पॉलिटिक्स से जोड़ते हैं। देखते हैं कि कैसे खाने को एक पॉलिटिकल टूल और वोट हासिल करने का जरिया बना दिया गया है। इसमें भूगोल यानी आप कहाँ रहते हैं ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सर्वे दिखाते हैं कि राजस्थान और हरियाणा जैसे उत्तर भारतीय राज्यों में शाकाहारियों की तादाद बहुत ज्यादा है। वहीं पश्चिम बंगाल और केरल जैसे तटीय यानी कोस्टल राज्यों में ये आंकड़ा सिर्फ 2 से 3% पर आ जाता है। और राजनीतिक पार्टियां इस क्षेत्रीय फर्क का पूरा फायदा उठाती हैं। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये कमाल का उदाहरण है। एक ही पार्टी उत्तर भारत में बीफ को एक इमोशनल और हिंदू विरोधी मुद्दा बनाती है, लेकिन वही पार्टी जब केरला में चुनाव लड़ती है तो अच्छी क्वालिटी का बीफ देने का वादा कर देती है। और तो और त्रिपुरा के मैनिफेस्टो से तो ये मुद्दा गायब ही हो जाता है। इससे साफ पता चलता है कि ये धर्म नहीं, ये वोट की राजनीति है। तो इन सारी बातों का मतलब क्या निकलता है? सच ये है कि सच्चाई किसी एक सीधे साधे मिथक से कहीं ज्यादा पेचीदा और गहरी है। सीधी सी बात है, हिंदू डाइट जैसी कोई एक चीज है ही नहीं। ये एक बहुत ही विविध प्रथा है जो भूगोल, जाति, आर्थिक हालात और इतिहास के हिसाब से बदलती रही है। ये किसी एक धार्मिक नियम में बंधी हुई नहीं है, जैसा कि अक्सर दिखाया जाता है। तो असल में किसी की थाली में क्या है, ये धर्म से ज्यादा इन 3 चीजों पर तय होता है। कोई रहता कहाँ है, तटीय इलाके में या मैदानी? समाज में उसकी ऐतिहासिक जगह क्या रही है?
और क्या उसके पास मांसाहार खरीदने की आर्थिक क्षमता थी? इन चीजों ने हमारे खाने को ज्यादा आकार दिया है। हाँ, एक बात और साफ कर दें, शाकाहारी होने के अपने बहुत अच्छे और मजबूत कारण हो सकते हैं। पर्यावरण के लिए, जानवरों की भलाई के लिए, अपनी सेहत के लिए। ये एक बहुत पावरफुल और नैतिक चॉइस हो सकती है। तो असली दिक्कत व्यक्तिगत पसंद में नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब इस पसंद को दूसरों से बेहतर दिखाने, जाति के आधार पर ऊंच नीच तय करने और राजनीतिक फायदे के लिए एक हथियार बना दिया जाता है। तो अगली बार जब अपनी थाली की तरफ देखें तो एक पल के लिए सोचिएगा जरूर, ये सिर्फ खाना है या इसमें भूगोल, इतिहास और राजनीति की पूरी कहानी छिपी है? ये सिर्फ एक पर्सनल चॉइस है या अनजाने में एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन गई है?